नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं क्लास 9th के बच्चों को काव्य खंड से कैदी और कोकिला, जो माखनलाल चतुर्वेदी की अनुपम रचना है, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता का है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। उनमें मानवतावाद का स्वर वर्तमान है। अब मैं पुनः पाठ पर चला आ रहा हूँ। पाठ पर ध्यान देंगे। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो। तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो या कहने के क्रम में रुक जाती हो। तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाती हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो। किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाती हो। हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि कारागार का वर्णन करता है। कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कारागार की दीवार कैसी है? ऊंची है। काली क्यों कहा गया है? क्योंकि रात अंधेरी है और उस अंधेरी रात में ऊंची दीवारों से कवि घिरा हुआ है। उसके इर्द गिर्द डाकू, चोर, बटमार, जो रास्ते में लोगों के सामानों को झपटते हैं, उसको बटमार बोलते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि कहता है, मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, बटमार आदि दुष्प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। मुझे उनके बीच
रहने को विवश होना पड़ रहा है। कभी तो कोई गुनाह नहीं किया है, कभी तो स्वतंत्रता सेनानी है, फिर भी जेल में डाकू चोर और बटमार के बीच उनको रखा गया है, जो उसको असह्य है। आगे की पंक्ति देखें। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जेल में कैदियों को पेट भर भोजन नहीं मिलता है, आधे पेट खाना मरना बराबर होता है। मरने भी देते नहीं, तड़प कर रह जाना। जीने नहीं देते क्योंकि खाना आधे पेट देते हैं, और मरने के लिए भी कैदी बंदी स्वतंत्र नहीं है। वह चाहता है कि मैं मर जाऊं, फिर भी प्रशासन के घेरे में रहता है, प्रशासन के नियंत्रण में रहता है। इसलिए वह मरना भी चाहता है कि किसी तरह से मैं अपना प्राण गंवा दूं, फिर भी उसके ऊपर प्रशासन की निगाहें रहती हैं। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। ऐसा नारकीय जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कभी जेल में बंद हैं, अहरनिश दिन रात उसके ऊपर प्रशासन की ब्रिटिश सत्ता की पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन है, किसका शासन है? ब्रिटिश का, अंग्रेजों का, या तम का। तम मीन्स होता है अंधकार, होता है अंधकार। तम का प्रभाव गहरा है, अर्थात कभी कहता है कि हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है, हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर चंद्रमा को कहते हैं। कालिमा मई मतलब अंधेरी, आली मतलब होता है सखी। हिमकर निराश कर चला, चंद्रमा कहने का मतलब आकाश से चला गया है। चंद्रमा के चले जाने पर रात कैसी हो जाती है? काली।
अंधेरी। और इस समय कभी कालिमामयी रात में जहाँ चारों तरफ अंधेरा फैला हो, उस रात में कभी पड़ा है। कहने का मतलब चारों ओर घोर अंधकार का राज्य है, चंद्रमा भी गायब है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। रात भी घनी अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। हे सखी, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जग कर औरों को जगा रही है? आगे कविता का 1 पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है, ध्यान देंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी? तुमने ऐसा क्या देख लिया? अगला अवतरण है, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम्हारा क्या लूट गया? तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव ही रक्षा करने का दायित्व सौंपा रखा है। फिर बताओ, फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना मतलब पीड़ा क्यों है? क्या हुई बावली? बावली पगली को कहते हैं। अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। तुमने किस जंगली आग को देख लिया है, जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो? कविता का 3rd पार्ट देखें। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना। कभी तो कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, फिर भी उसे जेल में बंद कर दिया गया है। जंजीरों का गहना जो बांधने के लिए जंजीर है, सीकर है, लोहे की कड़ियां है, उससे उसको बांधा गया है। उसे हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज्य का गहना। कवि कोयल से कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना। कहता है कि दूसरे के लिए ये जंजीर है, मेरे लिए ये हथकड़ियां गहने के समान है। मैं गौरवान्वित हूँ कि देश के लिए मुझे हथकड़ियां मिली है, इस पर मुझे गौरव हो रहा है। हाँ,
क्या कहता है स्पष्ट रूप से देखें। हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही है। असमय एक होता है समय और उसका विलोम होता है असमय। रात में कोई आधी रात में आ जाए तो असमय कहा जाता है, क्योंकि वह आने का समय नहीं होता। कोयल आधी रात में आई है, कवि के पास ऊपर आकाश में मंडरा रही है, इसलिए यहाँ कोयल का आना असमय कहा गया है। हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही है क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियां पसंद नहीं है। तू इसे बंधन की बेड़ियां समझकर अप्रसन्न हो रही है, किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियां नहीं अपितु ब्रिटिश राज्य द्वारा प्रदत्त आभूषण है जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने जेल के इन शिक्षों को स्वयं स्वीकार किया है। कोल्हू का चरक छू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हमारे लिए तो कोल्हू की चरक छू, पहले कोल्हू द्वारा तेल पेरा जाता था, तेलहन को कोल्हू में डालकर पेरा जाता था, जिसको बैल के द्वारा ये कार्य लिया जाता था। लेकिन उस समय जेल में जो तेल पेरा जा रहा है वह वहाँ बैल नहीं है, वहाँ बैल के जगह कवि है। और जब कोल्हू का चरसा चलता है, चरसे की जुआ कवि के पेट पर बांधा गया है। कवि कड़ा परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, चरसे को खींचता है और उस खींचने के क्रम में, चरसे खींचने के क्रम में जो आवाज निकलती है, जो उसको क्या बोलते हैं, चरकछू। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। जेल में कवि को काफी यातनाएं, पीड़ाएं सहनी पड़ती है। उसे गिट्टी तोड़ना पड़ता है, उसे कोल्हू के चरसे की जुआ को पेट में बांधकर खींचना पड़ता है। कवि क्या कहना चाहता है, ध्यान दे। हमारे लिए तो कोल्हू की चरक छू ध्वनि ही जीवन संगीत बन गई है। कोल्हू चलता है और चलने के क्रम में जो आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, कवि के लिए वही संगीत बन गई है। हमें उसमें रस आने लगा है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान
अपनी अंगुलियों से लिखते हैं। हाँ, हथौड़े से पत्थर तोड़ने की क्रिया हमारे भीतर यह प्रेरणा और उत्साह जगा जाती है कि हमें एक दिन इसी भांति ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़कर स्वतंत्र होना है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। पहले मोट से पानी खींचा जाता था। कुएं से पानी खींचने के लिए उपकरण क्या थे? मोट, जिसके जुआ को पेट पर बांध करके खींचा जाता था। वही कवि कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश अकड़ का अभिमान के कुआं को मैं पेट पर जुआ बांधकर उस मोट द्वारा उस अकड़ को बाहर खींचता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? कवि कहता है, मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश शासन के दंभकूप को रिक्त कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। अर्थात मैं यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजेय रहकर उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना मतलब पीड़ा, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय न तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है, न करुणा का। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। आगे की पंक्ति है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत नीरव रात में सारे अंधकार को बेधते हुए रुदन क्यों कर रही हो, क्यों क्रंदन मचा रही हो। आगे की पंक्ति देखें, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही हो, बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो, कोकिल बोलो तो। चौथा पार्ट है कविता का। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली,
मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली, हे आली। काली तू, कोयल कहती, कभी कहता है किससे? कोयल से। क्या कहता है कि काली तू, तुम भी काली हो, रजनी भी काली। रजनी मीन्स रात, रात भी काली है। काला व्यक्ति काली रात में आए तो दूसरे को ये नहीं दिखता कि कोई आदमी आ रहा है, क्योंकि रात भी काली और वह व्यक्ति, वह प्राणी भी काला। शासन की करनी भी काली। ब्रिटिश शासन जो करतूत करता है, ब्रिटिश शासन जो करतूत करता है वह भी काला है। काली लहर कल्पना काली, ये जो लहर है, ये लहर भी कैसी लहर है? काली लहर है। और सोच कैसा है? वे भी काला है। किसकी सोच? ब्रिटिश सत्ता की सोच कैसी है? काली है। कल्पना काली, और उसके मन में जो नवीन कल्पना है वे भी कैसे हैं? वे भी काले हैं। मेरी काल कोठरी काली, कभी कहता है कि हे कोयल, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहता हूं वह जगह, वह कोठरी कैसी है? काली है। मेरे को जो टोपी मिला है वो टोपी कैसी है? काली है। और मेरे को जो कंबल मिला है वह भी कैसा है? कैसी कमली है? तो वह भी काली है। मैं लोहे की श्रृंखला में, जंजीर में बंद हूँ, वह लौह श्रृंखला कैसा है? वह भी काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे की हुंकृति ब्याली, ब्याली नागिन को कहते हैं। और इस समय जो हुंकार है कैसी है? वो भी काली है। तिस पर है गाली, और मुझे गाली सुनने को मिलती है। अब इसका अर्थ स्पष्ट रूप से देख लें, पुनः देखें। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली, ऐ आली। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है,
इधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली है। मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ वह भी अंधकारमयी अर्थात काली है। मुझे ओढ़ने के लिए दी गई टोपी और कंबल का रंग भी काला है। मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीर भी काले रंग की है। इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पणी के समान डसने वाली लगती है। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह के सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने को मिलती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कभी कहता है किससे? कोयल से। क्या कहता है? हे सखी कोयल, कारागिरी के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो? तुम मस्ती से यहाँ गा अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर रही हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुम अपने प्रकाश भरे, आशा भरे और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी कारागार पर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोलकर बताओ। इस कविता का 5वां पाठ है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली और मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कभी कोयल से कहता है कि तुमसे मेरी दशा जो है ठीक विपरीत है। तू खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षिणी है। पूरे नभ में तेरा अधिकार है, जबकि मेरी विचरण सीमा मात्र मेरे बंदी गृह का 10 फुट का सीमित कक्ष है। 10 फीट में ही मेरा संसार है और तेरा संसार नभ भर में, आकाश जितने दूर में फैला है उतने में तेरा संसार है और मेरा संसार 10 फीट में ही सीमित है। कौन कहता है? कवि। किससे कहता है? कोयल से। क्या कहता है? तू खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षिणी है। पूरे नभ में तेरा अधिकार है, जबकि मेरी विचरण सीमा मात्र मेरे बंदी गृह का 10 फुट का सीमित कक्ष है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना। कोयल की तान सुनकर लोग वाह वाह कहते हैं, क्योंकि कोयल की तान लोगों के लिए आकर्षक, प्रिय, मनमोहक होता है। रोना भी है मुझे गुना और मैं इस बंदी गृह में यदि रोता हूँ तो मुझे रोने भी नहीं दिया जाता।
यहाँ ब्रिटिश शासक सत्ता रोक लगाती है, जेल रोने के लिए नहीं है। तू गाती है तो लोग प्रशंसा में वाह वाह कर उठते हैं, जबकि मैं रोता हूँ तो लोग मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को सुनना भी नहीं चाहते। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहता है कि तेरे और मेरे में समता नहीं है, विषमता है, काफी अंतर है। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आजाद और मैं कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत, रणभेरी मतलब युद्ध का संगीत बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो, क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोकिल, मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और क्या करूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसन किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोयल, मुझे तुम मार्गदर्शन दो। कविता के सारांश को देखें। सारांश के बाद मैं प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालूंगा। कविता का सारांश इस प्रकार है। सारांश, कैदी और कोकिला। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। क्रांति मतलब परिवर्तन। कहे कि इस तरह से जीते हुए बहुत दिन हो गए, आप लोगों ने बहुत यातनाएं सही, अब क्रांति की जरूरत है। इसका आह्वान किसने किया? कवि ने किया। कारागृह बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोकिल से पूछता है कि वह इस कष्टकर वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह कारागृह पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों से अप्रसन्न है।
कवि हथकड़ियों को अपना आभूषण मानता है, कोल्हू की आवाज को अपना जीवन संगीत मानता है, जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोयल समेत समस्त वातावरण कालेपन से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है, जबकि कवि बंदी तथा चीर उपेक्षित है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपना प्राणों की आहुति देने को तैयार है। अब इस पाठ का कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर इस प्रकार है पहला प्रश्न का, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर इस प्रकार है दूसरा प्रश्न का, कवि ने कोकिल के बोलों के पीछे अनेक संभावनाएं व्यक्त की है। उनके अनुसार पॉइंट में होंगे। पहला पॉइंट है, कोकिल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है। दूसरा, यह कवि के आंसू पोंछने आई है। तीसरा, यह स्वतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है। चौथा, यह कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है। पांचवा पॉइंट, यह कवि के हृदय में विद्रोह का बीज बोने आई है। छठा, यह संकट के सागर को सामने देखकर स्वयं बलिदान होने आई है। तीसरा प्रश्न देखें, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। चौथा प्रश्न को देखें, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करें। उत्तर इस प्रकार है, पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। राजनैतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों और बटमारों के साथ रखा जाता था। उन्हें रहने के लिए अंधेरी कोठरी दी जाती थी। उन्हें हथकड़ी से बांधकर रखा जाता था। भोजन भी इतना कम दिया जाता था कि जिससे पेट नहीं भरता था। उनसे पशुओं का काम लिया जाता था। उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। इसमें क देखें, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। आंसर इस प्रकार है, पांचवा भाव स्पष्ट करेगा। क देखें, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। उत्तर इस प्रकार है, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता
बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गूंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। ख देखें, पांचवा का ख, भाव स्पष्ट करें। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशा यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को जानकारी हो गई है कि अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। अगला है छठा, अर्धरात्रि में प्रश्न है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। सातवां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, जबकि कवि परतंत्र हैं, बंदी हैं। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जाने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया। 8 प्रश्न का उत्तर नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं था। 9 प्रश्न का उत्तर देखें। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर इस प्रकार है। 9 का, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। धन्यवाद।